यूजीसी नेट हिंदी में जो आपकी यूनिट 10 है, अन्य गद्य विधाएं, अन्य गद्य विधाओं से संबंधित हम यहाँ पर देखने वाले हैं वन लाइनर प्रश्न। और वन लाइनर प्रश्न आपकी ज़्यादातर ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना और बताना बाद में कमेंट में कि कैसा आपको लगा है ये वीडियो। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोतई पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम भाग है? तो भोतई पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये नाम याद रखना। और ये किस आत्मकथा का है? तो मुर्दैया। और मुर्दैया जो आत्मकथा है ये किसकी है? तो ये तुलसी राम। ठीक है, तुलसी राम लगाना जो कि दलित साहित्यकार थे, तुलसीदास मत लगाना। ठीक है, आगे आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो आवारा मसीहा लिखा है किसने? विष्णु प्रभाकर ने। ध्यान रखना लिखने वाले कौन है? तो विष्णु प्रभाकर है। और ये है किसके जीवन पर आधारित? तो ये है शरद चंद्र के जीवन पर आधारित, जो कि बांग्ला साहित्यकार थे। अरे यायावर रहेगा याद, ये किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा साहित्य। और ये है किसका? तो ये अज्ञे जी का यात्रा साहित्य है। अरे यायावर रहेगा याद, यायावर का मतलब होता है जन्म जन्म तक, यानी कि पूरे जन्मांतर तक ये याद रहेगा। आगे हमारा क्वेश्चन, अन्या से अनन्या ये किसकी आत्मकथा है? अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है मृदुला गर्ग। महात्मा गांधी की जीवनी, अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की जीवनी बहुत लोगों ने लिखी है, बहुत सारे लेखकों ने लिखी है, लेकिन यहाँ पर आपको पूछ रहा है अकाल पुरुष गांधी, तो ये हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार, जो कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। मुक्ति बोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? मुक्ति बोध की आत्मकथा कृति किसने लिखी है? तो ये विष्णु चंद्र शर्मा। ठीक है, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है आवारा मसीहा। और मुक्ति बोध की आत्मकथा लिखी है विष्णु चंद्र शर्मा ने। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है किसके रूप में? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या लिखा था आप बताना मुझे कमेंट करके, है ना। और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है, ये दोनों ही गीतकार हैं और दोनों ने ही गीतों की रचना की है। ये नवोत्थान के कवि के रूप में इन्होंने स्थापित किया है इनको। ठीक है, नवोत्थान के कवि के रूप में बताया है। मुर्दैया में नन्हू पांडे किस कला में कुशल थे? नन्हू पांडे इसमें एक पात्र का नाम है मुर्दैया में, जो कि तुलसी राम की आत्मकथा है। और इसमें नन्हू पांडे किस कला में कुशल थे? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ढोलक वादन। ठीक है, ढोलक बजाते थे कौन? नन्हू पांडे। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भावावेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण किससे लिया गया है? इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर एक सेकंड में थोड़ा सा इसको ऊपर करती हूँ, ये देख लीजिए आंसर तो यही है इसका। ठीक है, अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती, तो ये उद्धरण लिया गया है एक लंबी कविता का अंत। ठीक है, एक लंबी कविता का अंत से लिया गया है, ये ध्यान रखना। ये उद्धरण आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, याद रखना। विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण है सुधिया उस चंदन के वन की, इसका शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? विष्णुकांत शास्त्री ने क्या लिखा है? ये संस्मरण है सुधिया उस चंदन के वन की, और इसका जो शीर्षक है वो किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो ये है गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर की कविता से प्रेरित है, ध्यान रखना। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे, ये कथन किसका है? तो यह राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। कला का काम जीवन को छिपाना थोड़ी ना होता है। अगर हमारे अंदर कोई कला है तो उसको हमें छिपाना नहीं चाहिए, है ना। उसे क्या करना चाहिए? उभारना चाहिए, ताकि हमारी जो जिंदगी है वो क्या उठे? निखर उठे, चमक उठे हमारी कला से। और हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ स्किल जरूर होती है। आगे, माटी की मूर्तें किस प्रकार की विधा है और कब प्रकाशित किया गया था? माटी की मूर्तें, ये मूर्तें थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, मूर्तें, ये है रेखा चित्र, ये याद रखना। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र है। 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। शुरुआती संस्करण में 11 रेखा चित्र थे इसमें, और 1953 के संस्करण में रजिया नामक जो रेखा चित्र है उसको जोड़ा गया था। इसके जोड़ने से इसकी संख्या हो गई थी 12। ठीक है, तो प्रकाशित कब किया गया था? 1946 ईस्वी में, ये याद रखना। आगे, माटी की मूर्तों में संकलित सभी रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहाँ पर लिखे थे? तो माटी की मूर्तों में संकलित जो रेखा चित्र हैं 12 के 12, ये कहाँ पर लिखे थे? हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी जब जेल में थे, हजारीबाग सेंट्रल जेल में इन्होंने ये रेखा चित्र लिखे थे। और रेखा चित्र का मतलब है उन्हें अपने बीते हुए जीवन की घटनाओं को याद करके लिख देना, है ना। ठकुरी बाबा के विषय में, ठकुरी बाबा के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। यह महादेवी वर्मा द्वारा रचित स्मृति की रेखाएं में संकलित है। ठीक है, ठकुरी बाबा आप जानते हैं किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है।
ठकुरी बाबा, ठीक है। ठकुरी बाबा की रचनाएं और ये स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसके मुख्य पात्र हैं महादेवी, भक्तिन, ठकुरी बाबा, बेला, वृद्ध ठकुराइन, काची सउआइन और ब्राह्मण दंपति, ठीक है। ये इसके पात्र हैं, इनको याद रखना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, इस तरह से वन लाइनर आपको लग रहा है आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर भी करना और बताना आपको कमेंट में क्लास कैसी लगी है। क्या आपको सभी टॉपिक वाइज जितने भी हमारी 10 टॉपिक हैं, 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट का आपको वन लाइनर इसी तरह से चाहिए तो मुझे कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। और इसके अलावा हमारी 12 बजे लाइव क्लास चलती है, टॉपिक वाइज MCQ हम वहाँ पर कर रहे हैं, तो उनसे भी आप जरूर जुड़िए, काफ़ी अच्छी क्लास रहती है। तुलसीराम द्वारा रचित मुर्दैया किस प्रकार की विधा है? तो ये आत्मकथाएं ये 2 खंडों में विभाजित थी, मुर्दैया और मणिकर्णिका, ठीक है। मणिकर्णिका भी इन्हीं की आत्मकथा का भाग है और इसको भी याद रखना। मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन आत्मकथा का यह कौन से क्रम का भाग है? मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, ये मुर्दैया का जो आत्मकथा है उसके कौन से क्रम का भाग है? तो ये 4 नंबर का, ठीक है। ये 4 नंबर का है, 4th, ये याद रखिएगा। और आगे देखते हैं, जैसन कैत बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ ससतिया सहबा रामा, निम्नलिखित पंक्तियां मुर्दैया आत्मकथा के किस भाग में है? तो ये मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, ठीक है। ये इसके भागों के नाम है, इनको क्रम से आपको याद रख लेना है। मैं इनके शॉर्ट्स जो वीडियो कराती हूँ ना, उनमें सबके क्रम में करवा दूंगी आपको, आप बस देखिएगा, ठीक है। उनको शॉर्ट्स वीडियो को आप जरूर देख लिया करो। मुर्दैया तथा स्कूली जीवन से संबंधित है। आगे, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की पुस्तक है, प्रेमचंद घर में। इस पुस्तक की श्रद्धांजलि किसने लिखी थी? प्रेमचंद घर में ये प्रेमचंद जी की जीवनी है, जो कि उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी थी, उनके मरने के बाद में लिखी थी, ये भी ध्यान रखना, जाने के बाद, ठीक है। और पुस्तक की श्रद्धांजलि किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की पुस्तक की विधा क्या है? तो ये जीवनी है, प्रेमचंद जी की जीवनी है, जो कि 1944 में प्रकाशित हुई थी। और आप जानते हैं प्रेमचंद जी पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी की रचना की विधा क्या है? तो ये क्या है? भावात्मक तथा सांसारिक जीवन की कथा यात्रा है, ठीक है। एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी की, बहुत से विद्वान इसको इनकी आत्मकथा मानते हैं, लेकिन मन्नू भंडारी इस चीज़ से क्या करती हैं, मना करती हैं। वो केवल अपनी जीवन की कथा यात्रा इसमें बताती हैं। इसमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उनके संघर्षों के साथ साथ उनके एवं राजेंद्र यादव के आपसी संबंध भी दृष्टिगोचर होते हैं। कहा जाता है कि उनके और उनके पति के बीच के जो संबंध थे वो कहीं ना कहीं अच्छे नहीं थे, है ना, वो भी इसमें दिखाए गए हैं। और मन्नू भंडारी किसके आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी थी? मन्नू भंडारी अपने इस ग्रंथ में लिखती हैं, वो किसके कहने पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो अपनी प्राचार्य शीला अग्रवाल, ठीक है, जो इनकी शिक्षिका थी, जो इनको पढ़ाती थी, प्रिंसिपल थी स्कूल की, उनके कहने पर कूद पड़ी थी। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा कितने भागों में विभाजित है? आवारा मसीहा के 3 भाग हैं, और 3 भाग कौन कौन से हैं? तो दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ठीक है। ये तीनों भाग और ये क्रम से लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से आपको याद रखना है। यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है, जिसके 4 भाग है, उसके बारे में किसका कथन है? तो यह धर्मवीर भारती का, ठीक है। धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में जितना खुल करके सब कुछ लिखा है, सब कुछ बता दिया है, ठीक है, जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है, उतना बेबाकी से आज तक किसी ने भी नहीं लिखा है ना। इतिहास में पहली घटना उन्होंने बताई है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनका पहला भाग था। क्या भूलूं क्या याद करूं में किस गांव का उल्लेख किया गया है? तो ये अमोड़ा बाबूपट्टी, ठीक है, उत्तर प्रदेश का इनका कोई गांव था, पुराना इनका पैतृक गांव था, है ना। दादा परदादा और दादी परदादी वगैरह के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। मिट्ठू लाल, राधा, भोलानाथ, महारानी बुद्धि, तुलसी, सरस्वती, सुंदर, चंपा, श्यामा, ये सभी के सभी किसके पात्र हैं? तो क्या भूलूं क्या याद करूं इनकी आत्मकथा के पात्र हैं। आगे, आप उदरी किसकी आत्मकथा है? आप उदरी किसकी आत्मकथा है? तो ये रमनिका गुप्ता की, जो कि 2015 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी आत्मकथा के 2 भाग थे, एक था पहला हादसे, ठीक है, हादसे कब प्रकाशित हुआ था ये आप मुझे बताना, और 2015 में आया था आप उदरी। आगे, आप उदरी यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप उदरी एक दिलचस्प और दिलकश आत्मकथा है। आत्मकथा में पंजाबी भाषा का भरपूर प्रयोग किया गया है। पंजाब की रहने वाली लड़की हैं,
यह एक स्त्री की आत्मकथा है। इसमें पारदर्शी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। यह आत्मकथा इसलिए भी विशिष्ट है कि रमनिका जी ने जैसा जीवन जिया, महसूस किया, वैसा ही उन्होंने लिख दिया है। आप उदरी के बारे में ये किसका कथन है? अच्छा, ये पूरा कथन आपको बताया गया है, तो ये मैनेजर पांडे ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? मैनेजर पांडे जी ने कहा है आप उदरी के बारे में, ये थोड़ा याद रखना। आगे है, भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस प्रकार की कहानी है? भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। और ये किस प्रकार की कहानी है? तो एक व्यंग्य कहानी है जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर चोट करती है। आगे है, जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ किसके द्वारा रचित विधा है? तो एक कृष्ण चंद्र ने लिखा है जामुन का पेड़। हिंदी और उर्दू के ये रचनाकार थे। जामुन का पेड़ कहानी का विषय क्या है? तो इस कहानी में सरकारी जीवन शैली और लाल फीताशाही कोई की मिश्रित भ्रष्टाचारी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है, जहां इंसानियत की जगह व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे है, संस्कृति के 4 अध्याय, यह किसके द्वारा रचित विधा है? संस्कृति के 4 अध्याय ये किसका है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध संग्रह है, जो कि 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, दिनकर जी अपनी पुस्तक को क्या नाम देते हैं? तो साहित्य और दर्शन का महल बताते हैं, जहाँ इतिहास की हैसियत किराएदार की है। दिनकर जी की जो ये पुस्तक है, यही वाली पुस्तक की बात हो रही है, संस्कृति के 4 अध्याय। इस पुस्तक को इन्होंने क्या नाम दिया है? तो साहित्य और दर्शन का महल का है, जहाँ पर इतिहास की जो हैसियत है वो कैसी है? एक किराएदार की है। दिनकर जी के अनुसार संस्कृति के 4 अध्याय कौन कौन से हैं? तो भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, भारतीय संस्कृति और यूरोप। ठीक है, ये 4 भाग हैं इनकी संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक किसको समर्पित है? तो ये भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है, ये ध्यान रखना। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी थी। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय जो दिनकर जी की पुस्तक है, पूछा जा सकता है प्रश्न कि इसकी भूमिका किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। और ये किसको समर्पित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? उस समय के राष्ट्रपति थे। दिनकर जी आर्यों का मूल स्थान कहाँ मानते हैं? तो ये मानते हैं रूस के दक्षिण में। दिनकर जी आर्यों का मूल स्थान कहाँ मानते हैं? रूस के दक्षिण में मानते हैं। दिनकर जी उर्दू गद्य का वास्तविक आरंभ कहाँ से मानते हैं? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से मानते हैं। दिनकर जी उर्दू गद्य का वास्तविक आरंभ कहाँ से मानते हैं? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से मानते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज अली के द्वारा की गई थी। आगे है, ज्ञान का अर्थ केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का बोध ही नहीं है, वरन समाज के उत्थानशील और ह्रासोन्मुख शक्तियों का बोध भी है। ये किसका कथन है? तो ये मुक्ति बोध का कथन है। ज्ञान का अर्थ केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का बोध ही नहीं है, वरन समाज के उत्थानशील और ह्रासोन्मुख शक्तियों का बोध भी है। ये कहते हैं कौन? मुक्ति बोध। आगे राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत, इनके यात्रा वृत्तांत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जहाँ से मेरी तिब्बत यात्रा इन्होंने लिखा है, जो हमारे सिलेबस में है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक की जो विषय सूची है वो इस प्रकार है, इसको देख लेते हैं। इसके 5 भाग हैं, ल्हासा से उत्तर की ओर, फिर चाड़ की ओर, क्या की ओर, जेनम की ओर, और नेपाल की ओर ल्हासा की ओर। ठीक है, नेपाल की ओर, ल्हासा की ओर, ये इसके 5 भाग हैं। इनको आपको अच्छे से याद रखना है, और वो भी क्रम से पूछे जाते हैं। अरे यायावर रहेगा याद, आगे की यात्रा वृत्तांत में कब से कब तक का वर्णन किया गया है? अरे यायावर रहेगा याद में द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज़ादी तक के पूरे हिंदुस्तान का भूगोल और कालखंड इसमें वर्णित किया गया है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हैं 1942 के समय पर ये युद्ध हुआ था। 1942 से लेकर के कई सालों तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के आज़ादी तक, आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। और इस समय तक के पूरे हिंदुस्तान का भूगोल और कालखंड इसमें वर्णित है, ये याद रखना। अरे यायावर रहेगा याद पुस्तक की विषय सूची मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, और याद, और बच्चे करते नहीं हैं इन चीज़ों को, लेकिन ये जरूरी है। परशुराम से तुर्खम, ये एक टायर की राम कहानी। ठीक है, परशुराम से तुर्खम एक टायर की राम कहानी, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, ये क्रम से आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद है एलोरा माजुली। माजुली जो द्वीप है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कैसा है द्वीप है? नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। कहाँ पर? असम के अंदर। ठीक है, असम के अंदर बना हुआ है। और माजुली द्वीप का इन्होंने वर्णन किया है, बहता पानी निर्मल और सागर सेवित मेघ मेघलित कन्याकुमारी। ठीक है, यानी कि पूरे हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक इन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है। सूची फर्स्ट को सूची 2 से आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। एक सेकंड,
चलिए आगे इसके कुछ एमसीक्यू हैं, लेकिन अभी हम उनको नहीं पढ़ेंगे, है ना। एमसीक्यू आपको 12 बजे वाली क्लास में डेली पढ़ाई जा रही हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी निबंध का। कल भी करवाए थे कुछ क्वेश्चन, आज और भी आपको करवाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, पूछे जा चुके हैं। वो क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे नए नए एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम में, ये याद रखना, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना और बच्चों के साथ में शेयर कर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ वगैरह इसकी लेनी है तो।